मध्य प्रदेश के रतलाम में उस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था। दोपहर के वक्त गांव की गलियां सुनी हो जाती थीं। गांव के बड़े नीम के पेड़ों के नीचे बड़े और बुजुर्गों की टोलियां बैठी रहती थीं और बच्चे सुबह सुबह ही पास के तालाब और नहरों में डुबकी लगाने पहुंच जाते थे। उसी गांव के चौराहे पर रमेश गुप्ता का कढ़ी चावल ढाबा था। रमेश का ढाबा इलाके में मशहूर था, पर कढ़ी से ज्यादा उसकी चर्चा वहां लगे एसी की वजह से थी। उस तपती दोपहर में जब लोग पसीने से तरबतर होते, तो रमेश के ढाबे की ठंडी हवा उन्हें स्वर्ग जैसा एहसास कराती थी। लोग कढ़ी खाने तो आते ही थे, पर असल मकसद उस ठंडी हवा में कुछ पल सुकून के बिताना होता था। रमेश सेठ ने अपने ढाबे पर एसी लगाया है। मैंने सुना बड़ी ठंडी हवा आती है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। चलो भाई, चलते हैं फिर, वहां पर कढ़ी चावल खाते हैं। ऐसे ही लोग उसके पास एसी के कारण कढ़ी चावल खाने जाते थे। कमल उसी ढाबे में मुख्य रसोइया था। कढ़ी का असली स्वाद कमल के हाथों में था, लेकिन सारा नाम और पैसा रमेश बटोरता था। गर्मी के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। सेठ, कढ़ी चावल तो लाजवाब है, बस थोड़ा एसी तेज करवा दो। कमल को कढ़ी बनाने का जन्मजात हुनर था। कमल को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए कढ़ी बनाने के अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता था। अरे ओ कमल, बहरा हो गया क्या तू? आज फिर देर से आया है। तुझे पता है ना कि मेरी दुकान पर सुबह सुबह ही लोग कढ़ी चावल खाने आ जाते हैं। अगर कल से तू 1 मिनट भी देर करेगा तो मैं तेरी आधी पगार काट लूंगा। माफ कर दीजिए मालिक, कल से देरी नहीं होगी। भट्टी के पास खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाहर एसी की हवा खा लूं। एक तो देर से आया और ऊपर से बड़ा आया एसी की हवा खाने वाला। ये पता है ना लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं और तेरे खाने के दीवाने हैं। जल्दी से काम कर। कमल गर्मी को भूलकर तेजी से कढ़ी चावल बनाने लगता है। उसकी कढ़ी की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। वो लगातार कढ़ी बनाता रहा और शाम होते ही कमल अपने घर आ जाता है। घर में उसकी सुमित्रा नाम की पत्नी और रिया और सोनू नाम की एक बेटी और बेटा थे। अपने पिता को देखकर उसका बेटा सोनू खुश होकर कहता है, पिताजी, बहुत गर्मी लगती है। आपने कहा था ना हमारे लिए पंखा लेकर आओगे। नहीं भैया, मैं काजल के घर गई थी, उसके घर में कूलर है। पापा, आप कूलर लेकर आना। कमल का गला भर आया। वो अपने बच्चों की ओर देखते हैं, अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। हाँ मेरी बिटिया रानी, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल सेठ से पैसे लेकर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारे लिए नया पंखा लेकर आऊंगा। तब तक मटके का पानी पीते रहना। क्या बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सेठ जी से कल पैसे लेकर एक पंखा लेते आना, बहुत गर्मी होती है। क्या करूं, सेठ तो मेरी बातें सुनता ही नहीं। आज देर से गया था तो कह रहा था अगर अगली बार देरी हुई तो वो मेरी बची खुची पगार भी काट लेगा। तुम्हें तो पता है उसके होटल की कढ़ी चावल के बिना गांव वालों की सुबह नहीं होती। फिर भी ठीक है, मैं उनसे कल पैसे मांगूंगा और कूलर ना सही एक पंखा तो लेकर ही आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही काम करने चला जाता है। रोज की तरह वहां पर कढ़ी बनाने लगता है। लगता है कल की मेरी डांट काम आवे। आज तो तू जल्दी ही आ गया काम करने। बढ़िया, चल काम कर, ग्राहक आ रहे हैं। बिना काम करे तो मेरा घर नहीं चलेगा सेठ जी, इसी से तो मेरे 2 वक्त की रोटी मिलती है। उसके बाद कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे सेठ जी, आपके होटल की तो एसी बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा देती है। हाँ सेठ जी, हम तो खाना नहीं ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं। यहाँ बैठने से तो लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। देखो भाई लोग, तुमको फ्री में यहाँ बैठने के लिए मैंने एसी नहीं लगाया है। अगर तुम लोगों को एसी में बैठना है तो एक प्लेट कढ़ी चावल ऑर्डर करना ही पड़ेगा। सेठ ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बातें करता था और जो भी उनके यहाँ फ्री में बैठा था उनको निकाल देता था। जो खाना ऑर्डर करेगा वही एसी वाले ढाबे में बैठ पाएगा। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और शाम को कमल फिर से अपनी मजदूरी मांगता है। सेठ जी,
आज के दिन की पगार और मेरी पिछली बकाया पगार अगर आप दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। घर में राशन और बच्चों को बहुत गर्मी हो रही है, उनके लिए एक छोटा सा पंखा भी लेना था। हाँ पगार मैं जानता हूँ, पर आज नहीं। आज तो मुझे बाहर से सामान लाना है, इसलिए पैसे मेरे पास कम है। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वैसे भी तुम इतने कंगाल नहीं हो कि एक दिन खाना ना खा सको। समझिए मेरी मजबूरी को सेठ जी, कल नहीं आज पैसे चाहिए। मेरे घर में पसीने से मेरी बेटी और बेटा सो रहे हैं। गरीब आदमी भी कब से घर में पंखा कूलर लगाने लगा। भाई तुझे बहाना बनाना खूब आता है, जा झूठा मत बन। इतनी भी गर्मी नहीं है कि अगले दिन ही मर जाओ। कल आकर ले जाना पैसे। सेठ ऐसे ही कमल से बहुत बदतमीजी से बातें करता है। उसे तो बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और उदास मन से अपने घर चला जाता है। पापा पापा आ गए। और पंखा कहाँ है? माफ करना बेटा, मैं कल पक्का ले आऊंगा। सेठ जी को काम था तो वो बाहर चले गए थे। आज का दिन तो जैसे तैसे अपने बच्चों को समझा देता है, पर उसे भी बहुत दुख था, पर वो अपने दुख के आंसू को पी लेता है। मैं कैसा बाप हूं, अपनी बीवी बच्चों को एक पंखा तक नहीं दिला सकता। कुछ ना कुछ करके सेठ से पैसे जरूर लेकर आऊंगा। अगले ही दिन सूरज उग चुका था और बहुत तेज गर्मी भी हो रही थी। ऐसी गर्मी में जाकर ढाबे पर कड़ी चावल बनाने लगता है। उसने फैसला कर लिया कि अब उसे सेठ के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, उसे कुछ और करना होगा। कमल ये क्या, तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? इतना धीरे क्यों चल रहा है? कल का गुस्सा अभी भी है क्या? जल्दी हाथ चला। जी मालिक, बना रहा हूं। आज की कढ़ी कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी, आप देख लेना। धीरे धीरे उसकी कड़ी की खुशबू से गांव के लोग भी आने लगते हैं। आओ भाई आओ, मेरे यहाँ का एसी कड़ी चावल खाओ। एसी पर बैठकर खाकर देखो, लगेगा आपको शिमला में बैठे हैं। अरे सेठ जी, इसीलिए तो आज मेरे पोते के साथ आया हूँ। बहुत दिनों से कह रहा था इस एसी वाले ढाबे में खाना खाने के लिए। हाँ आओ, और ठंडी ठंडी एसी के मजे लेते हुए कढ़ी का भी मजा लो। ऐसे ही वो लोग भी एसी के मजे लेते हुए कढ़ी चावल खाने लगते हैं। तू सही कह रहा था बेटा, आज तो बहुत ही मजा आ रहा है। लग रहा है कहीं बर्फ वाली जगह पर आ गए हैं। लोगों की बातें सुनकर सेठ और खुश हो जाता है, पर सेठ को क्या पता था, उसका ढाबा इसलिए चल रहा था क्योंकि उसके ढाबे पर कमल के हाथ की टेस्टी कढ़ी चावल जो मिल रही थी। ऐसे ही आज भी काम करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। कमल ने बड़ी हिम्मत जुटाई और सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मेरा आज का और पिछला हिसाब अगर आप पूरा कर दें, मेरे बच्चों का गर्मी से हाल बेहाल है। और आज तो सेठ जी हमारा राशन भी खत्म हो गया। तेरी औकात है इतनी मेरे आगे बोलने की? सही से तो काम नहीं करता ना, समय से आता है, पूरा दिन काम चोरी करता है। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। ये 500 रख और घर जा। सेठ जी, आपने कल कहा था मेरा बाकी बकाया आप दे दोगे। 500 इतने पैसों में क्या करूंगा? कृपया कम से कम 2000 तो दे दीजिए। ये लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जा, तुझे लगता है तू मेहनत करता है? जिस हिसाब से तेरा मुंह चलता है उस हिसाब से काम भी कर। निकल, मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। कल से कोई जरूरत नहीं तुझे यहाँ आने की। सेठ रमेश गुप्ता 500 रुपए देकर कमल को अपने ढाबे से निकाल देता है। कमल आंखों में अपमान के आंसू लिए वो 500 का नोट उठा लेता है। वो भगवान का धन्यवाद करता है कि कुछ तो मिला। वो जानता था कि सेठ से लड़कर कोई फायदा नहीं। कमल 500 रुपए लेकर बाजार पहुंचता है। उसकी पहली प्राथमिकता थी खाना और घर के लिए एक पंखा। वह सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाता है। भैया, ये आलू कैसे दिया और टमाटर का क्या भाव है? भैया, टमाटर तो 10 रुपए किलो है। गर्मी के कारण टमाटर बहुत सस्ता है, पर आलू आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है भैया, 50 के आलू और टमाटर दे दो। कमल आलू और टमाटर 50 रुपए के लेकर बाजार की तरफ पंखा खरीदने के लिए जाता है, जहां पर बाजार में सभी प्रकार के सामान थे।
एक जगह पर पंखा और कूलर की दुकान देखकर उसके पास जाता है। यहाँ पर इतने महंगे महंगे सामान दिख रहे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक छोटा सा पंखा ले सकूं। अरे कमल भाई, कैसा है भाई? तुमने पहचाना नहीं? अरे भाई, भूल गया कौन हो तुम? अरे मैं प्रकाश, हम बचपन में साथ में पढ़ा करते थे। प्रकाश नाम लेते ही कमल उसको पहचान जाता है। अरे हाँ भाई, याद आया। तू तो काफी बड़ा हो गया, बदल गया है। दुकान तेरी है क्या भाई? हाँ भाई, मेरी दुकान है। तुझे कुछ लेना है क्या? मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरी बेटी ने कहा है एक पंखा ले आना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ पंखा खरीद सकूं। कर दी ना भाई, छोटी मुंह और बड़ी बात। मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तुझे जो पंखा लेना है ले। मैं तुझसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। तेरे पास पैसे आ जाए तो दे देना। अपने दोस्त की बात सुनकर कमल बहुत खुश हो जाता है। वो ज्यादा बड़ा नहीं, एक मीडियम साइज का पंखा खरीद लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसके हाथ में सब्जियां और पंखा देखकर उसके बेटे और बेटी खुश हो जाते हैं। मेरे पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। अब हम लोगों को भी गर्मी नहीं लगेगी। आप पंखा तो ले आए, लेकिन आप उदास क्यों हो? सेठ ने तो बस 500 देकर मुझे निकाल दिया। अब आज का राशन आ गया, अब आगे क्या करेंगे? एक दोस्त मिला था, उसी ने मुझे पंखा दिया है। आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी सेठ तुम्हें पैसे नहीं देता है और ऊपर से काम से भी निकाल दिया। मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ, जिस कड़ी चावल को तुम बनाते हो, जिस वजह से उसका ढाबा चलता है, आप भी एक छोटा सा कड़ी चावल का ढाबा क्यों नहीं खोल देते? बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन इतने बर्तन और बाकी सामान अपने पास है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो उसके पास एसी लगा हुआ है, जिस कारण ही गांव वाले उसके पास खाने जाते हैं। उसे छोड़ो, कल कड़ी चावल का हम भी दुकान लगाएंगे, आगे ऊपर वाला देख लेगा। अपनी पत्नी के कहने पर उसने अगले दिन ही किराए पर लेकर एक छोटा सा ढाबा जैसा लगा लिया। फेमस कड़ी और चावल बनाई। आओ भैया आओ, कमल के हाथ की फेमस कड़ी और चावल खाओ। मेरे हाथ का स्वाद जो कहीं नहीं मिलेगा। कमल का ढाबा खुला देखकर गांव के कुछ लोग वहां भी आ जाते हैं। अरे यार कमल, तूने सेठ के वहां काम करना छोड़ दिया। अरे तूने खुद का ढाबा लगा लिया। सेठ ने तो मुझे निकाल दिया भाई, अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना भाई, करी चावल खिला। कमल खुश होकर उनको कड़ी चावल दे देता है। लोग कड़ी चावल तो खा रहे थे, कड़ी चावल स्वादिष्ट भी था, लेकिन सेठ के जैसा इन लोगों के ढाबे पर एसी नहीं था। देख भाई, तेरे यहाँ की करी चावल तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इस गर्मी में तेरे यहाँ हम लोग तपते हुए कड़ी चावल नहीं खा सकते। हाँ भाई, जितना खाया नहीं उतना तो पसीने से निकल गया भाई। हाँ भाई ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ कुछ करो, वरना तुम्हारा ढाबा नहीं चलने वाला। वो लोग जानते थे कि बिना एसी के उनके पास कोई भी खाना नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो लोग कमल के ढाबे पर खाना आना बंद कर देते हैं। अब तो लोग सेठ के ढाबे पर जाकर ही खाना खाते। भले ही उनके यहाँ खाना उतना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन लोग एसी की हवा खाने जाते थे। क्या करे भाग्यवान, अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाने नहीं आ रहा है। लोगों को तो एसी ढाबे में खाने की आदत हो गई है। वैसे भी गर्मी के महीने में कौन भला हमारे छोटे से ढाबे में आकर खाना खाएगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एसी ले सके। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अब तो आगे के लिए सामान भी लाने के पैसे नहीं हैं। भाग्यवान, अब तो हमें ढाबा बंद करना पड़ेगा। देखो, कोई भी गांव वाला हमारी कड़ी चावल खाने ही नहीं आ रहा है, और आएगा भी क्यों, इतनी गर्मी जो है। आज हम ढाबा लगाकर देखते हैं, अगर आज कमाई नहीं होती है तो कल से हम नहीं लगाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ सेठ के ढाबे पर लोग आकर बड़े मजे से एसी में बैठकर करी चावल खाने का मजा ले रहे थे। क्या बात है कमल, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया?
बड़ा आया मेरी बराबरी करने वाला। एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे, अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा, और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं 2 एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। कमल और सुमित्रा ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। चलो भाग्यवान, शाम भी हो गई है और कोई भी नहीं आया। ढाबा बंद करके घर जाते हैं। दोनों अपना ढाबा बंद करने वाले थे कि देखते हैं कि सामने वाले ढाबे पर कोई शहरी आदमी सेठ से मदद मांग रहा था। भैया, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। पास ही हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें आज रात रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रख लूं। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। ओ छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढाबे का शटर गिरा दे, मैं घर जा रहा हूं। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। उस शहरी आदमी की बात सेठ एक भी नहीं सुनता है और अपना ढाबा बंद करके वहां से चला जाता है। और ये सब उसकी पत्नी और कमल देख रहे थे। वो देखो भाग्यवान, लगता है उन्हें मदद की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता सेठ उन लोगों की मदद करने वाला है। उसके बाद कमल और उसकी पत्नी उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हो, और आप तो इस गांव के बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। हाँ भैया, वो क्या है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हमें आज रात रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। भैया जी, आप चिंता मत करो, आप दोनों हमारे ढाबे आ जाओ। उसके बाद कमल और उसकी पत्नी उन शहरी लोगों को अपने ढाबे पर ले आते हैं और उन लोगों को खाने के लिए देते हैं। साहब, आप ये कढ़ी और चावल खा लो, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप यहाँ आज रुक सकते हो। उसके बाद वो दोनों वहाँ की कढ़ी चावल खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे यहाँ की कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। नहीं साहब, आज हमारा आखिरी दिन था, अब से हम अपना ढाबा बंद कर देंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस गर्मी में एसी लगा सकें। इस वजह से उस सेठ के पास ही लोग जाकर एसी वाले ढाबे पर खाना खाते हैं। तुम चिंता मत करो भाई, मैं शहर का एक बड़ा व्यापारी हूँ, मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तुम इतना अच्छा कढ़ी चावल बनाते हो, तुम इतने अच्छे इंसान हो। भगवान ने किसी कारण से हमें यहाँ पर भेजा होगा। तुमने हमारी मदद की, आगे जाकर हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं कल ही आकर तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद अगले ही दिन शहरी व्यापारी आकर इनके लिए एक अच्छा सा ढाबा खुलवा देता है और उनके ढाबे पर एसी भी लगा देता है। उसके बाद से तो उनका ढाबा बहुत ही अच्छा लगने लगा था। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अब लोग मेरे पास भी खाने आएंगे। भाई कैसी बात कर रहे हो, तुमने हमारी मदद की और हमने तुम्हारी। उसके बाद क्या था, गांव के सारे लोग सेठ का ढाबा छोड़कर अब कमल के ढाबे पर आने लगते हैं और कमल का ढाबा भी जोरों शोरों से चलने लगता है। अरे कमल भाई, अब तो तुमने भी एसी लगा लिया। अब मुझे नहीं लगता कि सेठ की हवा चलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ की करी का जो स्वाद है वो सेठ के एसी वाले ढाबे में कहाँ। अब तो सेठ को भी समझ आ गया था कि उसने कमल को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी।